नमस्कार, आपका स्वागत है कंज्यूमर कॉर्नर में, जहां आपकी जितनी भी कंज्यूमर प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूं शशांक शर्मा और मेरे साथ हैं अरुण सक्सेना साहब, जो हमारी मदद करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और चलिए हम सीधे बढ़ते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ, जो है अहमद जी। अहमद, सवाल पूछेगा अपना। हाँ सर, हेलो। हाँ जी अहमद, बोलिए। मेरा रिलायंस का बिल जी 10,000 रुपया, मेरा 2 मीटर था पहले जी एक रेसिडेंट था और एक कमर्शियल था। जी तो कमर्शियल ऑलरेडी है और रेसिडेंट को लोगों ने कमर्शियल कर दिया था मेरे को बिना जानकारी दिए हुए जी। और फिर मैं 2 बिल जब भरा तो मुझे मालूम पड़ा कि मतलब 2100-1400 बिल आया, तो मैंने बिल तो पे कर दिया जी फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि कमर्शियल मीटर मेरा हो गया है। जी तो मैंने रिलायंस में कंप्लेंट भी किया, लिखित कंप्लेंट। जी। उसके बाद कोई वहाँ 10 चक्कर दूसरा मारा, लेकिन कोई मुझे जानकारी नहीं मिली और मेरा मीटर लेके चले गए लोग। अब 10,000 रुपए का बिल भेज दिए ले मेरे एक कमर्शियल मीटर पे जी। और मेरा मीटर भी ले गए ले और अब बोलते पूरा मीटर भरना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा मतलब। तो अभी मैं क्या करूँ, वो आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। जी अरुण जी, क्या कर सकते हैं? अहमद साहब, देखिए, रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट पे काफ़ी कंप्लेंट्स हैं और ये बड़े मशहूर हैं इस तरीके की हरकत करने के लिए। तो सारे कोर्ट्स भी अवेयर हैं कि इस तरीके की चीज़ें रिलायंस मीटर में होती है। आपसे ये आपका जो हाउस होल्ड जो मीटर था उसको कमर्शियल में कन्वर्ट किया बिना आपकी परमिशन से, ये एक बहुत बड़ी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। कंज्यूमर लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 21R। तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं इसके अगेंस्ट में, और आप अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी आप पता लगा सकते हैं। आप पूछिए उनसे कि हमने किस एप्लीकेशन के तहत ये जो हाउस होल्ड मीटर है इसको मैंने कमर्शियल मीटर के लिए कन्वर्ट किया है। आप बोलिए कि उस एप्लीकेशन की कॉपी हमें दीजिए। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी ही नहीं तो उनके पास इसकी कोई कॉपी भी नहीं होगी, तो कहां से वो आपको कॉपी देंगे? जब वो कोई भी कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो मतलब आपका केस बिल्कुल सीधा सीधा है कि आपने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, फिर भी उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन से डिटेल भी निकाल लीजिए। बाय चांस की अगर रिलायंस आपका जवाब नहीं देते हैं और अवॉइड करते हैं एप्लीकेशन की कॉपी देने के लिए, तो आप उनको एक नोटिस भेजिए और उसमें लिखिए कि आप 10 दिन के अंदर हमारा जो बिल है वो प्रॉपर बिल भेजिए, और इतने सालों से जो मेरे पास हाउस होल्ड का जो बिल आ रहा था उसके हिसाब से आप मुझे बिल दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा। और अगर इसका रिप्लाई वो करते हैं और समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ठीक है। अगर वो इसका रिप्लाई नहीं करते हैं और आपके साथ सहयोग नहीं करते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट दे सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट में आपको पूरा हर्जाना मिलेगा। जो भी आपके लॉसेज हुए हैं, पुराने जितने भी बिल्स जो गड़बड़ आपको दिए गए हैं, उनका रेक्टिफिकेशन भी कंपनी को करना पड़ेगा, और आपको जो है वो जो भी लीगल कॉस्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको कोर्ट देगी। जी, तो ये आपके पास ये विकल्प मौजूद है, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। पहले नोटिस जरूर भेजिए, तो ये आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। और हमारे और भी कोई अगर दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं। और बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, जो है बाबू अगवाना साहब। जी अगवाने साहब, बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो सर, श्री समूह बोल के जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसमें मैंने 1 लाख रुपए डाले थे पहले गए साल जी, जो वडाला में है, पाटिल बोल के उनके चेयरमैन है जी, तो उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दिए थे हमें जी, तो पोस्ट डेटेड चेक बाउंस हुए। तो हमने कंज्यूमर कोर्ट में एक ये थी कंप्लेंट की थी, वहां से रिप्लाई आया था कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है, तो उसमें कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा सर। तो पूरे वो पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट वगैरह नहीं लेते इस बारे में। श्री समूह बोल के कंपनी है, कंप्लेंट वगैरह नहीं। आप यही कह रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट से भी आपको कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो पाटिल बोल के चेयरमैन जो है श्री समूह के, बहुत सारे लोगों के बॉम्बे में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है उनके नाम से। श्री समूह बोल के जो कंपनी है जी, तो जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के इंचार्ज भी कंप्लेंट वगैरह नहीं लेते जी, तो पॉलिटिकल तरीके से भी कोई हैंडल नहीं हो रही है केस। जी, तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जी अरुण जी, अगवाने साहब का कहना है कि कंज्यूमर कोर्ट भी कोई शायद मदद नहीं कर पा रहा, तो क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, चेक बाउंस का तो बड़ा क्लियर कट केस होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इसमें, क्योंकि डेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी चेक जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है, पहली चीज़। तो जब भी आप कभी चेक डिपॉजिट करते हैं या चेक किसी से लेते हैं तो पहले देखिए कि उसकी वैलिडिटी 6 महीने आपको मिल रही है कि नहीं। और अब जब आपने बैंक में ये चेक जमा करी है और उसके बाद वो जो बाउंस हुई है, तो बैंक एक आपको एडवाइस भी देता है, जिसको एक छोटा सा एक स्लिप होता है जिसमें लिखा रहता है कि कॉज ऑफ बाउंस,
कि अनसफिशिएंट फंड्स है या बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो एक स्लिप आपको मिलती है चेक के साथ। तो ये जो चेक है और ये जो स्लिप है, ये दोनों चीजें जिस डेट से आपको मिलती हैं, उस डेट से 15 दिन के अंदर आपको एक नोटिस देना होता है अपोजिट पार्टी को, मतलब जिसने आपको चेक इशू किया है उस आदमी को। तो आप बोल रहे हैं कि आप किसी फाइनेंशियल कंपनी से डील कर रहे थे, तो आप जिस दिन से चेक बाउंस हुआ है उससे 15 दिन के अंदर फाइनेंस कंपनी को आप एक नोटिस दीजिए और उसमें लिखिए कि अगर आपने ये हमारा पैसा नहीं दिया, आप डिमांड ड्राफ्ट मांगिए, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप हमारा ये पैसा वापस करिए और इसमें आपको 15 दिन का टाइम देना है। ये एक सेक्शन 138 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो इसके अंदर में ये आता है। तो सेक्शन 138 के तहत आप उनको 15 डेज का टाइम दीजिए और 15 डेज के अंदर अगर उन्होंने आपका पेमेंट नहीं किया है तो आप उनको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर जो है आप एक केस फाइल कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, और वहां पे सेक्शन 138 में अगर आप फाइल करेंगे तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको कोर्ट 2 लाख रुपए देगा, और अगर अपोजिट पार्टी आपको पैसा नहीं देती है तो अपोजिट पार्टी को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये चेक बाउंस का बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही सिंपल एक प्रावधान है सेक्शन 138 में, आप उसका फायदा उठाइए। अगर कंज्यूमर कोर्ट से सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन 138 में अपना केस लगा सकते हैं। जी, तो ये मेरे ख्याल से क्रिमिनल कंप्लेंट हो जाती होगी। जी हाँ, एक बता रहे हैं वो कि उन्होंने एफआईआर तो फाइल करी ही। अब वो पुलिस क्या है, वो जनरली पुलिस वाले भी इतने इजीली केस हैंडल नहीं करते हैं, वो कह देंगे कि सिविल कोर्ट है, आप सिविल कोर्ट में जाइए। तो इसके लिए जो सिंपल जो सेक्शन 138 बना हुआ है वो चेक बाउंस के लिए ही बना हुआ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो आप अगर पुलिस वाले नहीं ले रहे हैं तो भी आप अदालत में ये केस दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए ये आप पुलिस में भी केस कंप्लेंट कर सकते हैं, सेक्शन 138 में कर सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट में एक और प्रावधान है कि आपने कहीं और भी अगर ये केस किया हुआ है तो सेक्शन 3 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप किसी और भी कोर्ट में चला सकते हैं। जैसे कि कहा जाता नहीं कि अगर एक कोर्ट में केस चल रहा है तो आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप सेक्शन 138 पे पहले केस फाइल कर दीजिए और उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट में साथ के साथ पैरेलल केस भी चला सकते हैं चेक बाउंस का। जी अगवाना साहब, तो आपके पास एक विकल्प यह है कि आप जो एक नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं वहां जाके अपना केस जरूर फाइल करें। अगर कंज्यूमर कोर्ट आपको जो आप चाह रहे हैं वो आपको हक नहीं दिला पा रहे हैं तो आप 138 सेक्शन 138 में अपना केस एक जो सामान्य कोर्ट है वहां जरूर फाइल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सवाल पूछते हैं विजय से। जी विजय, अपना सवाल पूछेगा। हेलो जी विजय, सवाल पूछेगा अपना। हाँ सर, मैंने एक बार्कले बैंक का कार्ड लिया था जी। बार्कले बैंक का कार्ड जब लेने के बाद हम लोग नॉर्मल ये सोचते हैं कि जैसे अभी कोई भी सामान खरीदा तो उसको कैश या चेक दे सकते हैं जी। तो मैं मोस्टली कैश, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं तो मैं चेक कहाँ से दूंगा जी। तो मैंने जब लिया तो उन लोगों ने बोला कि आपको पढ़ना चाहिए था वो सब। मैंने सामान लिया, मैंने चेक कैश डालने के लिए सब जगह खोजा तो पता किया तो पता चले कि आपको खाली वर्ली जाके डालना पड़ेगा कैश, नहीं तो आपको चेक डालना पड़ेगा। मैंने चेक तो मेरे पास कोई है ही नहीं तो मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने जिस तारीख को 24 तारीख को डेट थी आखिरी, 25 तारीख को सुबह फोन आया इनका कलेक्शन सेंटर का। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप देते हो तो कैश, तो मैं आदमी भेजती हूँ, कैश दे दो। वो आदमी 12 बजे से मैं घर पे बैठे रहा, शाम को 5 बजे आया और बोलता मैं चेक नहीं लूंगा, अभी कैश नहीं लूंगा, चेक चाहिए मुझे। तो मैं बोला चेक कहाँ से दूंगा भाई, मेरा कोई अकाउंट है नहीं। आपको ये अगर ऐसा है तो मुझे चेक, ये आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे आप कैश ले लो, मुझे छोड़ दो। तो बोलते नहीं हमको चेक चाहिए। तो मैंने वाइफ को बुला के वाइफ का नाम से चेक दिया मैंने। वो 25 तारीख को चेक लेकर उसने डाला 1 तारीख को और बैंक में जमा होता है 28 फरवरी को। ड्यूरिंग पीरियड क्या हो गया, मैं सब आते रहा मैंने सब कुछ बिल बढ़ा के उस पर इंटरेस्ट मारते रहे। हमने सीधा पूछा कि भैया अगर तुमको क्या करने का है, उसके बावजूद बिल लोग एक दिन में 32 बार वॉइस ऑटोमेटेड वॉइस पे कॉल करते रहे, बहुत तंग हो गया मैं। तो फिर मैंने उसका सब कुछ करने के बाद उससे बोले लास्ट पे सेटलमेंट पे आया, सेटलमेंट मैंने दे भी दिया 500 रुपया। उसके बाद भी फोन आते रहे, फिर अभी वापस कंप्लेन किया, बंद हो गया। लेकिन अभी मैंने पता किया तो पता ये लोग सिबिल में मेरा नाम डाल दिया, वो कहाँ से हट सकता है? जी, उनका कहना सिबिल में नाम डाल दिया, इससे इनको शायद आगे लोन लेने में या और किसी काम में परेशानी हो सकती है। सिबिल से नाम कैसे हटाया जाए? देखिए विजय साहब, पहला मेरा एडवाइस तो ये है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कैश में सब जगह डीलिंग कर रहे हैं बहुत रिस्की होता है। और अगर कैश में आपने कहीं पे भी ट्रांजैक्शन किया और उसका रिसीट आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी कोर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा, कहीं से भी आपको मदद नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप एक अपना बैंक अकाउंट रखिए और कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो चेक के साथ ट्रांजैक्शन करिए।
अब मैं केस पे आता हूं। आपने बोला कि आपने चेक अपनी वाइफ के नाम से दिया था, आपने दूसरी गलती करी। कोई भी आप चेक देते हैं तो वो आप अपने नाम से दीजिए, और जब भी आप कभी चेक देते हैं किसी कंपनी को तो उससे एक रिसीट लीजिए कि आपने ये चेक इस तारीख को उनको मिला, आपसे चेक किस तारीख को मिला वो उसका रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपके पास तो रिसीट भी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपसे जो चेक ली है वो जब ड्यू डेट निकल गई उसके बाद उन्होंने जमा किया है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं सब कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं बैंक के, जितने भी कोई भी बैंक हो, जितने भी क्रेडिट कार्ड का बिजनेस चल रहा है वो इसी पे चल रहा है, क्योंकि अगर लीगली और प्रॉपरली अगर क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करेंगे तो उसमें कोई इनकम नहीं है बैंक को। तो ये जितने भी बैंक से अधिकतर यही ट्राई करते हैं कि कोई डिफॉल्ट कर दे कंज्यूमर और उसको हम उसके ऊपर फाइन लगाएं और उस तरीके से बैंक की इनकम हो जाए। तो आप इससे बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है तो जनरली अवॉइड करिए क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स में इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स हैं और इतने ज्यादा डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, आपने बार्कलेस का कार्ड अभी लिया है तो आप उनको अब एक नोटिस भेजिए। उस नोटिस में आप लिखिए कि मैंने इस नंबर का चेक आपको दिया हुआ था और हमने इस तारीख को ये चेक दिया है, आपने जो है ड्यू डेट के बाद इसको जमा किया है और आपने ड्यू डेट के बाद जमा किया है, तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, तो आप हमको क्यों इसके लिए पेनलाइज कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद आप वेट करिए 10-15 दिन, आप 10 दिन का टाइम दीजिए बैंक को कि 10 दिन के अंदर हमको सेटल करिए मैटर, और जो भी आपने जो एक्स्ट्रा फाइन वगैरह लगाया है, पेनल्टी लगाई है, उसको आप जीरो कर दीजिए और हमको एक फ्रेश स्टेटमेंट भेजिए। अगर ये बार्कलेस बैंक आपको नहीं भेजता है तो इसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में सेक्शन 21R इसके तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस में भी ये आएगा, क्योंकि आपकी कोई डिफिशिएंसी नहीं है, आपने समय पर उनको पैसा दिया। तो इन दोनों के तहत आप इन दोनों सेक्शन जो अभी हमने बताया है, जो डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसके तहत आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आपको पैसा भी वापस दिलाया जाएगा, जो भी आपको नुकसान हुआ है वो वापस होएगा, और उसके बाद जो है आपको कोर्ट का जो भी खर्चा हुआ है, लीगल फीस वगैरह जो भी, और आपका आने जाने खर्चा, ये सब आपको कंपनसेशन में सब कुछ मिलेगा। तो आप अपना लक ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट जी। और इन्हें जो बात की सिबिल का कुछ कर सकते हैं, सिबिल में नाम आ गया। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि बैंक के लिए सबसे इजी ये है कि सिबिल में नाम दर्ज कर देता है। तो उससे आपको एक नुकसान ये होगा कि आप कहीं पे भी लोन लेंगे या कोई भी और आगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक सबसे पहले सिबिल की लिस्ट देखता है, उसमें आपका नाम आया होगा, तो आपको वो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो सिबिल के लिए यही है कि आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और कंज्यूमर कोर्ट में भी जब आप जाएंगे तो कंज्यूमर कोर्ट जो है वो बैंक को बोलेगा कि इनके इसमें कोई गलती नहीं, तो आप सिबिल से इनका नाम हटाइए। तो जो बैंक है वो आपका नाम सिबिल से हटा देगा। वो बैंक को ही हटाना है, उसने ही लगाया है नाम, बैंक को ही हटाना पड़ेगा सिबिल से। जी, तो कंज्यूमर कोर्ट जाने के विकल्प आपके पास जरूर है। हमारे और भी किसी दर्शक को कोई सवाल पूछना है तो हमारे नंबर्स स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं, हमें फोन जरूर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और आप सब लोगों का दोबारा स्वागत है कंज्यूमर कॉर्नर में। और चलिए हम बात करते हैं विश्वजीत से। जी विश्वजीत, अपना सवाल पूछेगा। हाँ नमस्कार, मैं विशेष भाग एसईओ तथा वीडियो फोटोग्राफर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, घाटकोपर से, मुंबई से। मेरा प्रश्न आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में है। जी बोलिए। प्रश्न ये है, मैं 2004 में नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनरल इलेक्शन 2005 का वीडियोग्राफी का टेंडर लिया था जी। और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके मेरा जो बिल जो था 8,85,525 रुपए का चार बिल मैंने दफ्तर में जमा कर दिए थे। उन्होंने केवल पार्ट पेमेंट रुपए 4,53,050 रुपए मुझे आज तक दिए और चेक द्वारा अदा कर दिए थे, और रुपए 1,67,475 जो अतिरिक्त चार्ज बता के उन्होंने आज तक वो बताया नहीं, वो काट दिए। और बाकी की जो शेष राशि है मेरी आज तक की 2,66,200 जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है मुझे। साथ ही साथ रुपए 25,000 की जो जमानत राशि है वो मेरे कार्यालय में जमा की जब टेंडर के टाइम में, वो भी आज तक मुझे मिली नहीं है, और ना उसके लिए मैंने मांगी है, क्योंकि ये बिल अभी तक मुझे जमा मिले नहीं है, तो वो राशि भी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो डिपॉजिट अमाउंट है। इस बारे में कमिश्नर श्री कोकाटे साहब थे उस टाइम के, कमिश्नर श्री सिन्नरकर साहब थे, श्री संजय नाइक जो उस टाइम के ये थे, और मेयर भी थे, और अन्य सभी अधिकारियों से इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत 1908 को अर्जी करके टेंडर के लेकर पेमेंट की सभी जानकारी तथा सरकारी टिप्पणियों की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। उन्होंने 30 दिन पश्चात
एक खत जरिए मुझे रुपए 387 भरने को कहा और उसकी पर्ची दफ्तर में जमा करने को कहा। 15 दिन के बाद आपको पोस्ट द्वारा जानकारी हो जाएगी और उसके कागजात मिल जाएंगे, ऐसे बता दिया। जबकि 1-2 महीना जानकारी नहीं मिली तो हम फिर से दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी कागजात भेजे गए। जब अधिक पूछताछ की तो उन्होंने मधुरा कुरियर द्वारा, जबकि ये पोस्ट द्वारा भेजना चाहिए था, तो उन्होंने मधुरा कुरियर द्वारा पेपर भेज दिए है, ऐसे बताया। हमने कुरियर का पता लगाकर बातचीत की तो कुरियर वालों ने बताया कि पार्सल आपका गुम हो गया है, आप दोबारा दफ्तर से उसकी कॉपी ले लीजिए, और उन्होंने गुम हुआ है उसका पेपर हमें थमा दिया। जी। अभी बात ऐसी हुई कि फिर से हम लोग ने उस सिलसिले में सभी अफसरों से, कमिश्नर से सब बातें की, लेकिन आज तक वो जानकारी देने में असमर्थ रह गए। जबकि सच बात यह है कि हमारे बिल के पैसे संबंधित अधिकारियों ने गलत इस्तेमाल किया है। इसी कारण वे आरटीआई एक्ट को भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बार आरटीआई एक्ट का दोबारा में इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की जरिए एजुकेशन एंड डेप्यूटी डायरेक्टर श्री वानखेड़े, कर्नल बाल जवाहर भवन, इनको मैंने लिखा था। इनके पास डोमिनिक सैवियर विद्यालय घाटकोपर मुंबई, इनके 15,36,370 रुपए बैकवर्ड क्लास विद्यार्थियों की 4 साल की रुकी हुई ग्रांट के बारे में मैंने 28। जी, तो मेरे ख्याल से आपकी 2 समस्या हैं। एक तो आपने कहा कि जो आपका बिल है अभी तक पूरी तरह दिया नहीं गया है, आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी आरटीआई को लेकर समस्या है कि जो आरटीआई इंफॉर्मेशन आपने मांगी थी वो आप तक नहीं पहुंची है। 2 अलग समस्याएं हैं। क्या कर सकते हैं? सरकारी डिपार्टमेंट है, पैसे देने से आनाकानी कर रहा है। आरटीआई से जो जानकारी लाने की कोशिश की उसमें भी तकलीफ हो रही है, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए साहब, यहाँ पे 2 डेस्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए इस समय। एक तो PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आपने ऑलरेडी बोला है कि एक आपने आरटीआई के तहत एक एप्लीकेशन दी थी जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो आप इसके अगेंस्ट में अपील भी कर सकते हैं। जब भी आप आरटीआई में कोई एप्लीकेशन करते हैं तो आप उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी रखिए, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ आपने ये एप्लीकेशन दी है और आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो इसका एक बार आपके पास प्रूफ होगा तो आप कभी भी अपील में जाएंगे तो आप ये अटैच कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमने इस तारीख को इस फलाना ऑफिसर को हमने आरटीआई के तहत एक जानकारी मांगी थी, तो ये जानकारी हमको नहीं दी गई है। इस तरीके से आप अपील कर सकते हैं। और जब आपकी कहीं सुनवाई नहीं है तो आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी लिख सकते हैं और उनके पास भी सुनवाई हो सकती है आपकी। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे आपके अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो वहाँ पे आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जाके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आप अपना केस लड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी जो डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई हो जाएगा और आपको लीगल कॉस्ट मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें जो है वो आपको करनी है। जी, और अगर आपको आरटीआई के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे कॉल सेंटर पे जरूर फोन करें, हम कोशिश करेंगे आपको और भी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनसे मिलवाने की, जिससे कि एक आरटीआई की बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आरटीआई के बारे में तो बिल्कुल सिंपल, आप आराम से याद भी कर सकते हैं और अभी लिख भी सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस देता हूं, www.righttoinformation.gov.in www.righttoinformation.gov मतलब गवर्नमेंट और .in मतलब इंडिया। आप इस साइट पे जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल जाएगी। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स का एक सैंपल भी है, उस सैंपल के तहत आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। वहाँ पे सब जगह के पूरे इंडिया भर का एक मैप बना हुआ है, उसमें आप अपना स्टेट क्लिक करिए और वहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सा CIO है, कौन सा PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सबका एड्रेसेस वगैरह दिए हुए हैं, उनका ईमेल एड्रेस दिया है, आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो सब दिया हुआ है। तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो। जी, चलिए आगे हम बात करते हैं मितेश से। जी मितेश, सवाल पूछेगा। हाँ जी हेलो जी सर, मैंने होम शॉप 18 से G500 ओनिडा का ना एक मोबाइल सेट लिया था जी लास्ट ईयर। वो 20 नवंबर को लिया था। वो सेकेंड मंथ से ही ना उसका डिस्प्ले चले जाता है। तो उनको कंप्लेन करते तो बोलते हैं कि उनका जो सर्विस है वहाँ जाइए, वहाँ जाते हैं, वो करके देते हैं, 15-20 दिन में वापस वो डिस्प्ले चले जाता है जी। तो ये कंप्लेन मैंने आप होम शॉप 18 में बोला कि ये प्रॉब्लम ये है कि ये पीस डिफॉल्ट ही पीस हो गया है, तो आप ऐसा करें मेरे को दूसरा पीस दे दीजिए जिसमें ये डिस्प्ले चले जाता है, वो मेरे को दीजिए नहीं पीस, दूसरा दे दीजिए या तो दूसरा मॉडल दे दीजिए। वो बोलते हैं कि हमारे से होगा नहीं, आप सर्विस सेंटर में बोलिए वहाँ पे हो जाएगा। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो सिर्फ रिपेयर के लिए यहाँ पे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं सकते।
ऐसा करते करते 4 बार रिपेयर हो गया और वो अभी 27 नवंबर नेक्स्ट आने को लग गया अभी जी। तो अब होगा क्या कि अगर अगले महीने के बाद ये होता है तो मेरे को वो रिपेयर करने के लिए भी उनको भी पैसा देना पड़ेगा मुझे। और ये क्या है कि ना होम शॉप 18 इसके लिए जिम्मेदारी ले रहा है और ना ओनिडा सर्विस स्टेशन है वो ले रहा है इसके लिए जी। ऐसे में प्रॉब्लम जिम्मेदारी क्या है कि हमने तो होम शॉप 18 पे इतना सब कुछ देख के लिया था कि ओनिडा ब्रांड है जी। पहले जी। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ये कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी गारंटी लेने को तैयार हैं और जो बेचने वाले हैं वो भी गारंटी लेने को तैयार नहीं। जी हाँ, देखिए अभी आजकल इंडिया में बड़ा फैशन और ट्रेंड चला हुआ है कि इतने सारे इंटरनेट पे चीज़ें सेल हो रही हैं और टीवी के जरिए सेल हो रहा है। हमारा एडवाइस लोगों को ये है कि अगर कोई हाई वैल्यू आइटम आप खरीद रहे हैं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, इस तरीके कोई हाई वैल्यू आइटम खरीद रहे हैं तो पर्सनली आप डीलर के यहाँ जाकर के खरीदिए, ताकि वहाँ आप उसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। टीवी अगर हो तो आप उसका कलर चेक कर सकते हैं, सारी क्वालिटी देख सकते हैं, आप उसका वारंटी कार्ड वगैरह देख सकते हैं, बिल ले सकते हैं, सब कुछ आप जो है कोई डीलर के थ्रू कर सकते हैं। खैर, आपने होम 18 से सामान खरीदा है, अच्छी बात है, और आपके पास इसका बिल भी होगा, वारंटी कार्ड होगा। और अब जो है होम 18 जो है अब आपको सर्विस देने से कतरा रहा है। जब इनका टीवी खराब हो गया, आप ये बोल रहे हैं कि आप सर्विस सेंटर भी गए और वहाँ से आपने रिपेयर भी कराया है ये, और कई बार रिपेयर कराने के बाद भी आपका टीवी ठीक नहीं हुआ है, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी इस समय ओनिडा कंपनी की बनती है, जिसने आपको एक खराब टीवी दिया हुआ है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय यह है कि ये प्रूव करना कि टीवी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब ये कैसे प्रूव किया जा सकता है? पहली चीज़, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं और वो इमीडिएटली खराब हो जाती है चलाने के लिए, जैसे 1-2 दिन या 3 दिन में, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये खराब है। और दूसरी चीज, आपने एक बार उसको रिपेयर कराया तो थोड़े दिन चला, फिर खराब हो गया, फिर आपने रिपेयर कराया, फिर खराब हो गया, तो अब 2-3 बार रिपेयर कराने के बाद चीज नहीं चल रही है, बार बार आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है, तो भी आप इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसा प्रूव कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एक बार प्रूव हो गया तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे डिफिशियंसी ऑफ सर्विस के तहत आप अपना केस वहां फाइट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। जी। तो कंज्यूमर कोर्ट जाना ही एक मेरे ख्याल से विकल्प है आपके पास। फिलहाल इस कार्यक्रम में समय की कमी है, इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करेंगे। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको बोलना चाहेंगे, अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें फोन जरूर करें, हम कोशिश करेंगे आपकी इस समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। मगर फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए TV9। नमस्कार।